स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल बायोलॉजी विद गुरलीन में। आज हम कवर करने वाले हैं एज पर प्रॉमिस एमसीक्यूज रिलेटेड टू द चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस। जैसे कि हमारा चैप्टर जो है लाइफ प्रोसेसेस वो लास्ट लेक्चर के साथ खत्म हो गया था, तो आज हम कवर करेंगे पूरे चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स के बेसिस पर एमसीक्यूज। तो देखेंगे कि कहाँ कहाँ पर अभी भी हम लैग कर रहे हैं, कौन सा कॉन्सेप्ट अभी भी पॉलिश करने की ज़रूरत है। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं। तो यही जो एमसीक्यूज होंगे वो आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए काफ़ी यूजफुल होने वाले हैं। तो चलिए करते हैं शुरू। स्क्रीन के ऊपर हमारा पहला क्वेश्चन रेडी है। वो क्वेश्चन क्या है? वो न्यूट्रिशन के बेसिस पर है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है इन विच मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कहते बताइए किस मोड ऑफ न्यूट्रिशन में एक ऑर्गेनिज्म जो है डिराइव करता है अपना खाना फ्रॉम द बॉडी ऑफ अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। कि एक ऑर्गेनिज्म अपनी न्यूट्रिशन दूसरे ऑर्गेनिज्म से लेता है। बताइए वो कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है और उस न्यूट्रिशन के टाइम पर जो ऑर्गेनिज्म है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म को किल भी नहीं करता। इन विच मोड ऑफ न्यूट्रिशन एन ऑर्गेनिज्म डिराइव इट्स फूड फ्रॉम द बॉडी ऑफ अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट किलिंग इट। तो ऐसा कौन सा मोड है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म जो है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपना फूड लेता है। जब एक ऑर्गेनिज्म दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपना खाना ले तो हमको याद करना है भाई पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है? एक ऑर्गेनिज्म क्या करता है, दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी को एज अ सोर्स ऑफ फूड एंड शेल्टर की तरह यूज करता है। तो जो ऑर्गेनिज्म दूसरों के ऊपर डिपेंड कर रहा है उसको हम बोलते हैं पैरासाइट, और जिसकी बॉडी के ऊपर वो रिलाई कर रहा है उसको हम क्या बोल रहे हैं? होस्ट। तो अब जब एक ऑर्गेनिज्म होस्ट से अपना खाना ले रहा है बिना उसे मारे, तो ऐसी जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगी तो उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ही तो बोलेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास बी ऑप्शन क्या है? पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्वेश्चन है बच्चों द मोड ऑफ न्यूट्रिशन फाउंड इन फंगाई इज। कहते बताओ कि जो फंगाई है उसके केस में कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, या फंगाई जो है वो अपना खाना किस तरीके से लेती है। चार ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब हमने पढ़ा था कि जो सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है उसमें जब हमने एग्जाम्पल्स पढ़ी थी तब हमने फंगाई और बैक्टीरिया की एग्जाम्पल पढ़ी थी। तो मतलब जो फंगाई है और जो बैक्टीरिया है वो डेड एंड डिकेइंग मैटर के ऊपर फीड करता है। तो फंगाई के केस में जो न्यूट्रिशन है वो कौन सा है? वो सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स या फिर डेड एंड डिकेइंग मैटर के ऊपर फीड करता है। तो ऑप्शन डी हमारा जो है वो करेक्ट हो गया। सो पैरासिटिक तो नहीं हो सकता, होलोजोइक भी नहीं पढ़ा था। होलोजोइक हमने किसके केस में पढ़ा था? अम्बीबा और ह्यूमंस के केस में पढ़ा था, और जो पैरासिटिक था वो हमने कस्क्यूटा के केस में पढ़ा था, और जो ऑटोट्रोफिक है वो हमने प्लांट्स के केस में पढ़ा था। एग्जाम्पल्स नोट कर लीजिएगा अगर नहीं आपको याद है। अगर बात करें सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की तो उसमें हमने कौन सी एग्जाम्पल्स करी थी? उसमें हमने फंगाई और हमने यहाँ पर एग्जाम्पल बैक्टीरिया की पढ़ी थी। तो अभी हमसे पूछा ही ये है कि बताइए कि जो फंगाई है उसके केस में कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। तो आंसर क्या होगा बच्चों? ऑप्शन डी सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो करेक्ट आंसर है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्लांट्स के अंदर न्यूट्रिशन के बेसिस पर है कि हमने बताना है कि रूट्स ऑफ द प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल थ्रू द प्रोसेस ऑफ। कहते जब एक प्लांट की जो रूट्स हैं वो क्या करती हैं? वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं। तो भाई बताओ वो कौन सी प्रोसेस के थ्रू वाटर का अपटेक करती हैं? तो जब हम यहाँ पर सॉइल के अंदर देखेंगे तो सॉइल के अंदर वाटर की जो अमाउंट है वो एज कंपेयर टू प्लांट बॉडी क्या है? ज़्यादा है। तो यहाँ से मूवमेंट हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन होगी। इस केस में हम इसको डिफ्यूजन नहीं बोलते, इस केस में हम इसको ऑस्मोसिस बोलते हैं। तो यहाँ पर जो प्रोसेस हो रही है
वाटर की एब्जॉर्प्शन की, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऑस्मोसिस बोलेंगे। जब कभी गैसेस की डिफ्यूजन की बात करोगे आप, जब कभी आप गैसेस की एब्जॉर्प्शन की बात करोगे फ्रॉम द एटमॉस्फेयर इन द केस ऑफ प्लांट्स, तो आपने वहां पर डिफ्यूजन की बात करनी है, मतलब वहां पर भी हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन ही मूवमेंट होगी। तो यहाँ पर आंसर जो है वो क्या होगा, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा, मतलब ऑस्मोसिस हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। तो चलिए देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन क्या है। फोर्थ क्वेश्चन क्या है बच्चों, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन द सेल्स ऑफ अ लीफ इज, वेरी इजी क्वेश्चन। ये तो आपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा कि हमने बताना है कि जो फोटोसिंथेसिस होती है प्लांट्स के अंदर, वो प्लांट्स के सेल्स के अंदर कहाँ पर होती है। बच्चों याद रखना है, प्लांट्स के अंदर जो फोटोसिंथेसिस है वो कहाँ पर होती है, वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर होती है। कहाँ पर होती है, वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर होती है। माइटोकॉन्ड्रिया मत लगा देना, माइटोकॉन्ड्रिया तो रेस्पिरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो भी हम एनिमल्स के केस में पढ़ते हैं। तो अब यहाँ पर हमने बात करनी है फोटोसिंथेसिस की। तो फोटोसिंथेसिस कहाँ पर होती है बच्चों, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही क्यों होती है, क्योंकि उसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं बच्चों, थैलाकोइड। ये पूरा क्या है, ग्रैनम। तो इस ग्रैनम के अंदर ये क्या है, थैलाकोइड। इसी थैलाकोइड के अंदर बच्चों क्या होती है, क्लोरोफिल। यही जो क्लोरोफिल है यही तो लाइट को एब्जॉर्ब करती है। अगर यहाँ पर लाइट की एब्जॉर्प्शन होगी तो वाटर की लाइसिस भी होगी, तो यहाँ पर फोटोसिंथेसिस होगी। क्योंकि हमें पता है कि फोटोसिंथेसिस के टाइम पे हमें क्लोरोफिल रिक्वायर्ड रहती है। वो कहाँ पर होती है, वो प्लांट के अंदर, सेल्स के अंदर, क्लोरोप्लास्ट के अंदर मौजूद रहती है। तो इसलिए जो फोटोसिंथेसिस है वो कहाँ पर होगी, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया नहीं लगाएंगे, माइटोकॉन्ड्रिया तो रेस्पिरेशन के लिए है। साइटोप्लाज्म के अंदर नहीं होती है। प्रोटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म की अगर बात करें सो ऑलमोस्ट सिमिलर बात है। यहाँ पर ये दोनों ऑप्शन हम कंसिडर नहीं करेंगे, पिक करेंगे तो सिर्फ ऑप्शन ए। तो इसके साथ हमने कवर कर लिए हैं 4 क्वेश्चंस। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। एनर्जी थोड़ा बना करके रखिए सो दैट आप इजीली सारे क्वेश्चंस कवर कर पाओ। ये क्वेश्चंस आपको आपके एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं बच्चों, और आपके यहीं पर से 2 और 3 मार्क्स के क्वेश्चंस भी कवर हो जाएंगे। सो ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चंस के साथ साथ आपके चैप्टर की एक क्विक रिवीजन हो जाएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है न्यूट्रिशन इन केस ऑफ लोअर ऑर्गेनिज्म में से। तो लोअर ऑर्गेनिजम्स में हमने बात करी थी अम्बिबा की। तो अम्बिबा के केस में से क्वेश्चन आपको बनेंगे ही बनेंगे पेपर में, चाहे फिर वो एमसीक्यू की फॉर्म में हो, चाहे फिर आपको वो क्वेश्चन 2 और 3 मार्क्स में देखने को मिले। आपसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी अलॉन्ग विद डायग्राम पूछ लिया जाता है, तो ये क्वेश्चन तो आप छोड़ करके मत जाना। तो क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है इन अम्बिबा फूड इज डाइजेस्टेड इन। कहते हैं जो अम्बिबा जब न्यूट्रिशन करता है तो उसकी बॉडी के अंदर जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो कहाँ पर होता है। अम्बिबा के पास कोई प्रॉपर बॉडी का शेप एंड स्ट्रक्चर तो होता नहीं, उसके पास जो एक स्ट्रक्चर है, जो ऐसे हम उसकी बॉडी का अगर स्ट्रक्चर बनाएं तो उसके अंदर हमने देखा था अम्बिबा अपने सूडोपोडिया की हेल्प से अपने फूड को इनगल्फ करती थी। तो वो एरिया जिसमें अब फूड इनगल्फ हो करके इनक्लोज हो गया है, उसी एरिया को हम क्या बोलते थे, उसको हम बोलते थे फूड वैक्यूल। उसको हम क्या बोलते थे, फूड वैक्यूल, जिसके अंदर क्या होता था, डाइजेस्टिव एंजाइम्स की हेल्प से क्या हो जाती थी, फूड की ब्रेकडाउन। तो डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो थे वो क्या कर देते थे, फूड की डाइजेशन कर देते थे। तो ये कहाँ पर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया तो हमने इसके अंदर नहीं पढ़ा था, सूडोपोडिया तो जस्ट फूड को कैप्चर करने के लिए होते हैं, क्लोरोप्लास्ट इसमें नहीं पढ़ा था। तो यहाँ पर फूड वैक्यूल के अंदर जो है फूड की डाइजेशन होती है। तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट फॉर दिस वेरी क्वेश्चन। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है कि बताइए अगर माउथ कैविटी के अंदर सलाइवा में सैलिवरी एमिलेज की कमी हो जाए तो बताओ कौन से इवेंट्स जो हैं वो इफेक्ट होंगे। अब हमें पता है कि जो सैलिवरी एमिलेज होता है वो फूड में से कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन में काम आता है। कार्बोहाइड्रेट्स मतलब शुगर्स की डाइजेशन में हमें काम आता है, मतलब पार्शियल डाइजेशन जो है वो माउथ के अंदर ही हो जाती है। तो अब
हमने देखना है कि कौन से इवेंट्स सैलिवरी एमिलेज के ना होने की वजह से इफेक्ट होंगे। बताइए कि स्टार्च ब्रेकिंग डाउन इनटू शुगर्स, वो इफेक्ट होगा कि स्टार्च जो है वो शुगर्स में ब्रेक नहीं हो पाएगी, कुछ ऐसा चेंज होगा, या फिर प्रोटीन्स ब्रेकिंग डाउन इनटू अमीनो एसिड, प्रोटीन्स का अमीनो एसिड्स में ब्रेक डाउन होना, ये इफेक्ट होगा, या फिर एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन्स, जो विटामिन्स है वो बॉडी में जब एब्जॉर्ब होते हैं तो उनमें कुछ प्रॉब्लम आ जाएगी, ऐसा कुछ इफेक्ट होगा, या फिर जो फैट्स हैं उन्होंने जब फैटी एसिड्स में ब्रेक होना है क्या वो इफेक्ट होंगे? नहीं। हमें पता है जब भी कभी माउथ के अंदर पार्शियल डाइजेशन होनी होती है कार्बोहाइड्रेट्स की, वहां पर रिक्वायर्ड रहता है हमें एंजाइम सैलिवरी एमिलेज। तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है हमारा वो करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर स्टार्च की ब्रेकिंग जो है वो इफेक्ट होगी, स्टार्च जो है वो माल्टोज में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, तो यहाँ पर ऑप्शन जो है ए हमारा सही होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच रीजन ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल एब्जॉर्ब्स द डाइजेस्टेड फूड। कहते बताओ कि जो एलिमेंट्री कैनाल है उसका कौन सा रीजन है जिसमें फूड डाइजेशन के बाद एब्जॉर्ब होता है। तो पहले तो बात करते हैं कि एलिमेंट्री कैनाल क्या है। एक लंबी सी पाइप जो आपके माउथ से शुरू होकर के आपके एनस तक है, जिसमें से आपका फूड ट्रेवल करता है। तो मतलब यहाँ अगर मैं ड्रॉ करूँ कि ये माउथ है और यहाँ पर ग्लैंड्स मौजूद है, सैलिवरी ग्लैंड्स, और ये हमारा फूड पाइप है, फिर ये स्टमक है, फिर स्टमक से जो ये आपका लार्ज इंटेस्टाइन है, और लार्ज इंटेस्टाइन के बाद जो ये एनस तक, और ये आपका जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये सारा का सारा क्या है? ये सारा का सारा आपका एलिमेंट्री कैनाल है। ये क्या है? सारा का सारा एलिमेंट्री कैनाल है। या आप कह सकते हो ऑर्गन्स जिनमें से आपका फूड ट्रैवल करते हैं ड्यूरिंग द डाइजेशन, तो वो सारे क्या होंगे? वो एक ट्यूब फॉर्म करेंगे जिसको हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री कैनाल। सो अगर हमने बताना है कि कौन सा रीजन है एलिमेंट्री कैनाल का जिधर डाइजेशन के बाद फूड की एब्जॉर्प्शन होती है, ये हमने बताना है। तो आपको पता है कि माउथ के अंदर पार्शियल डाइजेशन होती है कार्बोहाइड्रेट्स की, फूड पाइप जस्ट फूड को पास करता है, जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड है माउथ में से उसको स्टमक में, तो स्टमक के अंदर प्रोटीन्स की डाइजेशन होती थी क्योंकि वहां पर पेप्सिन एंजाइम मौजूद था, और यहाँ पर जो एक्स्ट्रा बैक्टीरिया या जर्म्स आपने कंज्यूम कर लिए फूड के साथ उनको भी किल किया जाता है क्योंकि यहाँ पर HCl मौजूद है, और फिर वहाँ से इस फूड को लिवर के अंदर भेजा जाएगा जिसमें फैट्स की डाइजेशन होगी, फिर यहाँ पर पैंक्रियाज के थ्रू शुगर्स की फिर से डाइजेशन होगी, और यहाँ से फिर जो फूड है आफ्टर डाइजेशन वो एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू, क्योंकि उसके अंदर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस विलाई मौजूद होती हैं, और उनकी हेल्प से जो फूड है, जो डाइजेस्टेड फूड है, उसमें से सारे न्यूट्रिएंट्स की मैक्सिमम 90% एब्जॉर्प्शन जो है वो यहाँ पर हो जाती है, और फिर उसको पूरी बॉडी में भेज दिया जाता है, फैला दिया जाता है, सो दैट आपको क्या मिल सके? एनर्जी मिल सके। और जो आपका वाटर है वो कहाँ पर एब्जॉर्ब होता है बच्चों? ये हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होता है। ये भी बात याद रखनी है, वाटर की एब्जॉर्प्शन लार्ज इंटेस्टाइन में होती है, और जो आपका फूड है उसमें से न्यूट्रिएंट्स की डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होती है। तो क्वेश्चन भी यही था कि बताइए एलिमेंट्री कैनाल के अंदर जो फूड है डाइजेशन के बाद उसकी एब्जॉर्प्शन कहाँ पर होती है? स्टमक के अंदर तो नहीं होती क्योंकि वहां पर हमने क्या बताया कि वहां पर प्रोटीन्स की डाइजेशन होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन हमारा आंसर है, तो बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस वेरी क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है बच्चों। आई गेस आपको ये सेशन जो है वो अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक शेयर जरूर करिएगा क्योंकि आपका सपोर्ट काफी ज्यादा मैटर करता है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी टॉपिक के साथ रेलेवेंट है। यहाँ पर पूछा जा रहा है, कहते बताओ कि जो कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन है या कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन का जो मूवमेंट है जो कहाँ पर होता है? ऑफ द वॉल्स ऑफ फूड पाइप। कहते फूड पाइप में जब कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन होती है उस मूवमेंट को हम क्या कहते हैं? जब भी कभी
जो फूड पाइप, यहाँ पर जो फूड पाइप है, ये फूड पाइप है बच्चों, फूड पाइप या फिर हम इसको क्या बोलते हैं, ईसोफेगस। तो जो फूड पाइप है या फिर ईसोफेगस है, जब इसमें फूड को आगे भेजने के लिए ऐसे कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन की मूवमेंट होती है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ये क्यों? तो इस बलून की हेल्प से हम इसी फिनोमेनन को समझेंगे। अगर मैं यहाँ से प्रेस करती हूँ, कॉन्ट्रैक्शन करती हूँ, तो ऊपर की तरफ एयर जो है वो फिल हो जाती है। अगर मैं इसको यहाँ पर रिलैक्स कर दूंगी तो यहाँ पर जो एयर थी वो कम हो जाएगी, फिर वो नीचे की तरफ चली जाएगी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जैसे एयर मूव करती है आगे की तरफ, वैसे ही अगर अज्यूम करो कि ये क्या है, अब ये आपका फूड पाइप है। अब अगर इसमें यहाँ पर पहले फूड है, अगर यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन होगी तो फूड आगे चला जाएगा। जैसे ही ये आगे जाएगा तो ये एरिया रिलैक्स हो जाएगा और यहाँ से फिर से क्या हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगी, फूड और आगे चला जाएगा। तो ये कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन की जो मूवमेंट है बच्चों, ये फूड को आगे पास करने के लिए होती है एलिमेंट्री कैनाल में। फूड पाइप के अंदर कॉन्ट्रैक्शन या फिर एक्सपेंशन होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। इसको हम क्या बोलते हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ट्रांसलोकेशन नहीं बोल सकते, उसका क्या मतलब होता है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक किसी भी चीज की मूवमेंट। अब अगर बात करें ट्रांसपिरेशन की, तो ट्रांसपिरेशन क्या होती है कि अगर प्लांट की बॉडी के अंदर एक्सेस वाटर है तो उसको इवेपोरेट कर देना है हमने सनलाइट की हेल्प से, तो वो होती है ट्रांसपिरेशन। मतलब एपिकल पोर्शंस में अगर एक्सेस वाटर है तो उसको इवेपोरेट कर दिया जाता है सनलाइट की हेल्प से, तो वो होगी ट्रांसपिरेशन। यहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं हुई, क्योंकि हम तो ह्यूमंस के अंदर डाइजेशन की बात कर रहे हैं, तो ये केस तो हम पढ़ेंगे, प्लांट्स के अंदर तो ये कंसिडर नहीं कर सकते। ट्रांसलोकेशन का मतलब एक पॉइंट से किसी भी और पॉइंट तक जाना। अब यहाँ पर भी कुछ बच्चे सोचेंगे कि यहाँ से फूड अगर यहाँ पर जा रहा है तो ये भी तो ट्रांसलोकेशन हुई। नो, यहाँ पर पीछे की तरफ मूवमेंट हो रहा है, पीछे की तरफ भी, और एलिमेंट्री कैनाल में फूड आगे जा रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। अब जो ऑप्शन सी है फिर वही हमारा सही आंसर है। डाइजेशन इसलिए नहीं है क्योंकि डाइजेशन का मतलब क्या होता है कि फूड के कॉम्प्लेक्स जो न्यूट्रिएंट्स हैं या फिर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं उनको सिंपल मॉलिक्यूल्स में ब्रेक करना। यहाँ पर ये बात तो नहीं हुई, हमने तो जस्ट मूवमेंट करनी है, या फिर कॉन्ट्रैक्शन या फिर रिलैक्सेशन। तो वो क्या होगा, वो होगा हमारा पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप आपको मजा आ रहा होगा ये सारे क्वेश्चंस को रिवाइज करते हुए। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आपका सपोर्ट बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो चलिए इसके साथ ही बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन आर एडेड टू राइस वाटर, द सॉल्यूशन टर्न्स ब्लू ब्लैक, दिस इंडिकेट्स दैट राइस वाटर कंटेन्स। कहते हैं जब आप आयोडीन सोल्यूशन को राइस वाटर में डालोगे तो यहाँ से क्या इंडिकेट होता है ये हमने बताना है। कहते हैं जब आपने राइस वाटर में आयोडीन सोल्यूशन डाला तो उसका कलर क्या हो गया, ब्लू ब्लैक हो गया। अब ब्लू ब्लैक कलरेशन से आपको क्या इंडिकेट होता है, ये क्वेश्चन हमारा प्लांट्स के अंदर मौजूद स्टार्च होती है इस बात को प्रूव करने वाली एक्टिविटी के साथ रिलेटेड है। तो यहाँ पर जो स्टार्च है उसकी बात होगी, यही होगा इस केस में। अब देखो, याद करो कि हमने क्या करा था कि लीव्स लिए थे और उनको वाटर में बॉईल किया था, फिर उसको अल्कोहल का ट्रीटमेंट दिया था, फिर उसको आयोडीन सोल्यूशन के साथ ट्रीट किया था। जैसे ही हमने उसके ऊपर आयोडीन सोल्यूशन डाला तो उसका कलर क्या हो गया, ब्लू ब्लैक। अब जिधर भी ब्लू ब्लैक कलर होगा वहाँ पर स्टार्च मौजूद होती है। तो अब जो ये राइस वाटर है, जब हम राइस को वाटर में भिगो करके रखते हैं तो जो वहाँ पर वाटर में वाइटनेस सी आपको दिखाई देती है वो एक्चुअली क्या होती है, वो वाटर के अंदर स्टार्च की एडिशन हो जाना होता है। तो वहाँ पर जो वाटर के अंदर स्टार्च अब आ गया है, तो जब भी आप कभी राइस को वाटर के अंदर भिगो करके रखोगे तो वहाँ पर कुछ टाइम के बाद आपको जो वाटर है उसका जो कलरेशन है वो आपको थोड़ा सा वाइटिश नज़र आएगा। अब उसी वाटर को आप लेकर के अगर उसमें फ्यू ड्रॉप्स आयोडीन सोल्यूशन के डालोगे तो आप देखोगे कि वो ब्लू ब्लैक टर्न हो जाएगा, क्योंकि उस राइस वाटर के अंदर स्टार्च मौजूद होती है। तो स्टार्च प्रेजेंट होने की वजह से उसका कलर जो है वो ब्लू ब्लैक हो गया है। तो यहाँ पर हमारा आंसर
क्या होगा, स्टार्च। सो सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट कि हमारा ब्लू ब्लैक जो कलरेशन है वो किसकी वजह से है, वो आयोडीन सोल्यूशन जब हम राइस वाटर में डालेंगे स्टार्च के प्रेजेंस होने की वजह से ही है। तो अगर यहाँ पर राइस वाटर ना दे करके आपको लीफ के बारे में बता दिया कि लीफ को जब आपने आफ्टर होल प्रोसीजर जब आयोडीन सोल्यूशन के साथ ट्रीट किया तो वहां पर जिन जिन एरियाज में ब्लू ब्लैक कलरेशन थी वो क्यों थी, तो उसका आंसर आप क्या बताओगे कि वहां पर स्टार्च मौजूद है, ये हमें पता चल रहा है। तो ऑप्शन सी इज अ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एग्जिट ऑफ अनअब्सॉर्ब्ड फूड मटेरियल इज रेगुलेटेड बाय। अब यही क्वेश्चन जो है वो हमारा ह्यूमन के डाइजेस्टिव सिस्टम में से है। तो हमें पता होना चाहिए कि जो फूड के मटेरियल्स, जो फूड में से न्यूट्रिएंट्स डाइजेस्ट नहीं होते, जो हमारा वेस्ट मटेरियल है, फूड की डाइजेशन के बाद जो वेस्ट मटेरियल रिलीज होता है उसको किसके थ्रू हम बॉडी में से एक्सक्रीट आउट करते हैं, एनस की हेल्प से। बट यहाँ पर बोला जा रहा है, मगर यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो एग्जिट है फूड का उसको रेगुलेट कौन करता है, तो वहां पर एनस के अंदर कुछ स्पेशल मसल्स मौजूद होते हैं जो फीकल मैटर को डिस्चार्ज करने में हेल्प करते हैं। जब यही मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स होते हैं तो फीकल मैटर जो होता है वो बॉडी में से बाहर एक्सपेल हो जाता है। वही जो स्पेशल मसल्स हैं वो कौन से हैं, उनको हम बोलते हैं स्पिंचर मसल्स। सो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस वेरी क्वेश्चन। अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम में से है। तो भाई क्वेश्चन है व्हाट आर द प्रोडक्ट्स, कहते हैं व्हाट आर द प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड बाय एनारोबिक रेस्पिरेशन। ध्यान दीजिए, एनारोबिक रेस्पिरेशन पूछा गया है। कहते हैं जब प्लांट्स के अंदर एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है तो वहां पर क्या फॉर्म होता है ये बताना है। तो देखिए, जब लैक ऑफ ऑक्सीजन होता है तो लैक्टिक एसिड फॉर्म होता है। ऐसा हैवी एक्सरसाइज के बाद ह्यूमंस के केस में होता है। अगर बात करें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस एनर्जी की, तो ये जो प्रोडक्ट्स हैं वो बनते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन के टाइम पर, जब ऑक्सीजन की सप्लाई होती है तो ये होता है एरोबिक रेस्पिरेशन के टाइम पर। ठीक है, ये होता है लैक ऑफ ऑक्सीजन के टाइम पर। अब बात आती है इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी की। ये प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन के टाइम पर। अब अगर बात करें पायरुवेट की, ये तो दोनों ही केसेस में बनता है, एनारोबिक में भी एरोबिक में भी। ये तो ग्लाइकोलाइसिस का रिजल्ट है, जब सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर ग्लूकोज से क्या बनता है, पायरुवेट, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलाइसिस। इतना तो एनारोबिक रेस्पिरेशन में भी होता है, इतना एरोबिक में भी होता है। अब एनारोबिक या फिर एरोबिक में यहाँ से तो आंसर में कोई डिफरेंस क्रिएट होता नहीं, तो यहाँ पर जो ऑप्शन है सी हमारा करेक्ट आंसर है। जब भी कभी एनारोबिक रेस्पिरेशन होगी या एनारोबिक रेस्पिरेशन होगी तब वहां पर इथेनॉल, वाटर प्लस एनर्जी ही फॉर्म होता है, ये बात आपने याद रखनी है। तो ऐसा और किसके केस में होता है, ऐसा ईस्ट के केस में भी होता है। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द ब्रेक डाउन ऑफ पायरुवेट। पायरुवेट को जब ब्रेक करते हैं टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी टेक प्लेस इन। अब इतनी प्रोसेस कहां पर होती है, कहते हैं जब आप पायरुवेट को तोड़ते हो किस फॉर्म में, कि वहां से एटीपी फॉर्म हो जाए, मतलब वहां से एनर्जी फॉर्म हो जाए। तो ये प्रोसेस कहां पर होती है, ये बात आपने याद रखनी है कि अगर ये हमारे पास सेल है तो सेल के अंदर जो ग्लूकोज एंटर होता है उस ग्लूकोज को पायरुवेट में कन्वर्ट कर दिया जाता है, और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलाइसिस। क्या बोलते हैं हम इसी प्रोसेस को, ग्लाइकोलाइसिस। मतलब ग्लूकोज की जो ब्रेकडाउन है जब वो साइटोप्लाज्म के अंदर होती है, तो इतनी प्रोसेस सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर ही होती है, ये बात याद रखिएगा, साइटोप्लाज्म के अंदर। अब यहाँ से ग्लाइकोलाइसिस के बाद ये जो पायरुवेट है ये सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर हो जाता है। ये क्या ड्रॉ किया है मैंने, माइटोकॉन्ड्रिया। तो इतना ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आगे की प्रोसेस होगी। अब यहाँ से जो माइटोकॉन्ड्रिया है, अब जो ये पायरुवेट माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाएगा तो इसको अगर प्रॉपर अगर ये एनारोबिक रेस्पिरेशन है तो पायरुवेट से यहाँ पर क्या बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस एनर्जी। अब यही एनर्जी क्या है बच्चों, यही एटीपी की फॉर्म में निकलती है।
तो यहाँ पर जो एनर्जी है या एटीपी है उसकी प्रोडक्शन कहाँ पर हुई है, उसकी प्रोडक्शन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हुई है। तो कहते हैं ब्रेक डाउन ऑफ पायरुवेट टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। एनर्जी मतलब एटीपी कहाँ पर होता है सेल के अंदर, सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। अगर आपसे पूछा जाता कि बताओ सेल के अंदर ग्लाइकोलाइसिस कहाँ पर होती है, कि वो साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, वो होगा बी ऑप्शन, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया। क्लोरोप्लास्ट नहीं लगाना है क्योंकि यहाँ पर हम फोटोसिंथेसिस की बात नहीं कर रहे हैं, ना ही न्यूक्लियस लगाना है। हमने कौन सा यहाँ पर कोई आरएनए बनाना है या फिर कोई और प्रोटीन बनाने हैं, तो ये बात भी नहीं हम करेंगे। अब साइटोप्लाज्म नहीं बोल सकते क्योंकि वहां पर ग्लाइकोलाइसिस होती है, तो बच्चा ऑप्शन बी, तो बी ऑप्शन ही हमारा सही सटीक आंसर है। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है बच्चों, फिर वही टॉपिक है रेस्पिरेशन का, उसी में से क्वेश्चन है ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस अकर इन विच पार्ट ऑफ द सेल। अभी अभी डिस्कस किया है बच्चों, तो बिना सोचे लगा दो ऑप्शन ए, साइटोप्लाज्म के अंदर ही ग्लाइकोलाइसिस होती है। ग्लाइकोलाइसिस क्या है, ग्लूकोज से क्या बनना, ग्लूकोज से पायरुवेट बनना। अब ये बात भी याद रखिए, ये 6 कार्बन कंपाउंड होता है, ये 3 कार्बन कंपाउंड होता है। तो ये क्या है, ये है ग्लाइकोलाइसिस और कहां पर होती है, साइटोप्लाज्म में। तो ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेम द सब्सटेंसेस हुज बिल्ड अप इन द मसल्स ड्यूरिंग विगरस फिजिकल एक्सरसाइज मे कॉज क्रैम्प्स। कहते हैं जब भी आप एक्सरसाइज करते हो, अगर एक सब्सटेंस वहां पर डिपॉजिट हो जाता है तो उसकी वजह से आपके मसल्स में क्रैम्प्स होती हैं। बताइए भाई बच्चों वो कौन सा सब्सटेंस है। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जब भी कभी हमें हैवी एक्सरसाइज के बाद क्रैम्प्स फील होती हैं या हमें मसल्स में पेन महसूस होता है, वो क्यों होता है, वो जस्ट बिकॉज लैक्टिक एसिड की अक्यूमुलेशन की वजह से होता है। क्योंकि जब भी हमारी बॉडी में लैक ऑफ ऑक्सीजन होगा तो वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस एनर्जी नहीं फॉर्म होगी, वहाँ पर जस्ट लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी प्रोड्यूस होगी। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा कि फिजिकल एक्सरसाइज के बाद क्रैम्प्स जो हैं वो लैक्टिक एसिड की वजह से होती हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है on the basis name the pores in the leaf through which respiratory exchange of gases takes place। अब ये बच्चों प्लांट्स के केस में रेस्पिरेशन के साथ रिलेटेड है। अब प्लांट्स में देखते हैं कैसे होता है। जब प्लांट्स के अंदर एक्सचेंज ऑफ गैस होता है या एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है तो वो कैसे होता है, प्लांट्स के अंदर एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए स्पेशल पोर्स होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा। तो आंसर क्या होगा, स्टोमेटा। तो लीफ में पूछा गया है तो इसलिए स्टोमेटा है। कुछ बच्चों का डाउट होगा क्यों नहीं लेंटिसल्स हैं। लेंटिसल्स इसलिए नहीं है क्योंकि ये जो पोर्स हैं ये बार्क के ऊपर या स्टेम के ऊपर या फिर ब्रांचेस के ऊपर मौजूद होते हैं, ये लीव्स के ऊपर मौजूद नहीं होते। तो स्टोमेटा की बात होगी यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर लीफ के ऊपर मौजूद रेस्पिरेटरी पोर्स के बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पर स्टोमेटा मतलब ऑप्शन डी ही इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द रेस्पिरेटरी पिगमेंट, कहते हैं रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन अ ह्यूमन बींग्स। अब ह्यूमंस के अंदर पूछा गया है। अब ह्यूमंस के अंदर रेस्पिरेटरी पिगमेंट कौन सा है ये बताना है। तो बच्चों आपने याद रखना है कि जब भी आपसे पूछा जाए रेस्पिरेटरी पिगमेंट के बारे में तो आपके दिमाग में ब्लड के बारे में कुछ आइडिया होना चाहिए। अब जो ब्लड है, ब्लड के सेल्स के अंदर हमें याद रखना है कि आरबीसीज मौजूद होते हैं जिनके पास पिगमेंट प्रेजेंट रहता है, हीमोग्लोबिन। अब यही जो हीमोग्लोबिन है वो क्या करता है, वो ब्लड में से ऑक्सीजन के साथ भी बाइंड हो सकता है जब इसने एल्वियोलाई में से ऑक्सीजन को रिसीव करना है, या फिर बॉडी में से कार्बन डाइऑक्साइड को ये पिक करके जब एल्वियोलाई में छोड़ता है तब ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी बाइंड कर सकता है। तो रेस्पिरेटरी पिगमेंट जो है वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हमें हेल्प करता है। तो वो कौन सा है, वो है हीमोग्लोबिन। तो आंसर क्या होगा, सी हमारा सही ऑप्शन है। यहाँ पर कैरोटिन नहीं होगा, क्लोरोफिल नहीं होगा, ये दोनों प्लांट्स के अंदर मिलने वाले पिगमेंट्स हैं। माइटोकॉन्ड्रिया तो कोई पिगमेंट नहीं होता, ये तो ऑर्गेनेल है। तो यहाँ पर आंसर सी हमारा सही ऑप्शन है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि बताना है जो मूवमेंट होती है फूड की फ्लोएम के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं? द मूवमेंट ऑफ फूड इन फ्लोएम इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। नहीं, ट्रांसपिरेशन मैंने ऑलरेडी बताया है कि एक्सेस वाटर को इवेपोरेट करते हैं हम एपिकल रीजन ऑफ प्लांट से विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, तो ये तो नहीं होगा। दूसरा ट्रांसलोकेशन, ये हो सकता है। रेस्पिरेशन नहीं होता, इवेपोरेशन तो ट्रांसपिरेशन ही जो हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ब्लड वेसल्स के साथ रिलेटेड है, तो वाकई ह्यूमंस की बात हो गई, तो यहाँ पर हम ह्यूमंस के सर्कुलेशन की बात कर रहे हैं। तो ब्लड वेसल्स विच पंप्स द ब्लड फ्रॉम द हार्ट, देखो बच्चे फ्रॉम द हार्ट आपने याद रखना है, फ्रॉम द हार्ट टू द एंटायर बॉडी। तो जब भी कभी हार्ट में से ब्लड जो है पूरी बॉडी में जाता है, ये है एयोर्टा आपका, थोड़ा सा ऐसे बना देते हैं, साइंटिफिक लगेगा थोड़ा सा, है ना। जब हार्ट में से ब्लड पूरी बॉडी में जाता है, अवे फ्रॉम हार्ट हो, अगर अवे फ्रॉम हार्ट जाएगा तो वहां पर एक ही ब्लड वेसल होगी, वो होगी आर्टरी, ठीक है। अगर आप अयोर्टा की बात करो तो अयोर्टा भी एक बड़ी सी आर्टरी ही होती है, तो बड़ी सी आर्टरी मतलब अयोर्टा, तो अयोर्टा या आर्टरी ही है जो ब्लड को अवे फ्रॉम द हार्ट लेकर के जाती है। अब अगर टूवर्ड्स द हार्ट लेकर के आना है ब्लड को, तब वहां पर वेन की बात करेंगे हम। अब हमसे पूछा ही ऐसा गया है, एक्स्ट्रा हम क्यों बताएंगे भाई? द ब्लड वेसल विच पंप्स द ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द एंटायर बॉडी, उसको हम क्या बोलेंगे? ऑप्शन ए आर्टरी। कैपिलरी नहीं बोलेंगे, वेन भी नहीं बोलेंगे, हेमोग्लोबिन तो पिगमेंट होता है, तो आर्टरी इसका सही आंसर है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस वेरी क्वेश्चन। बढ़ते हैं जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हम पढ़ने वाले हैं सर्कुलेटरी फ्लूइड के बारे में। अब यहाँ पर ब्लड की बात नहीं हो रही है, कुछ डिफरेंट ब्लड से अदर देन कोई फ्लूइड है, उसको हम क्या बोलते हैं, यही हमारा क्वेश्चन है। तो भाई नेम अ सर्कुलेटरी फ्लूइड, जो बॉडी में सर्कुलेट करता है, बताओ कि वो कौन सा फ्लूइड होता है, ठीक है। वो बस ब्लड नहीं होना चाहिए, ब्लड से अलावा कोई और सर्कुलेटरी फ्लूइड जो है वो हमने बताना है, वो कौन सा है। वो क्या होता है? लिम्फ, जिसके अंदर मौजूद होते हैं लिम्फोसाइट्स, जो कि हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। तो इसके लिए स्पेशल वेसल्स भी मौजूद रहती हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? लिम्फेटिक वेसल्स। तो लिम्फेटिक वेसल्स के अंदर क्या मूव करता है? लिम्फ, और उसके अंदर लिम्फोसाइट्स होते हैं जो हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं और हमें बैक्टीरिया एंड वायरसेस से बचाने में भी ये हमें हेल्प करता है। और दूसरा, इसमें से जो यही लिम्फ जो है वो हमारी बॉडी में से फैट्स को भी रिलीज करवाने में हमारी हेल्प करता है। तो लिम्फ ही एक ऐसा फ्लूइड है जो बॉडी में अलग से वेसल्स में मूव करता है और हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पर प्लेटलेट्स नहीं आएंगे, आरबीसीज नहीं आएंगे, क्योंकि ये तो ब्लड के ही कंपोनेंट्स हैं, तो ये थोड़े ना ब्लड से अलग हो गए, तो ये ब्लड कंपोनेंट्स हैं, तो इनको हम कंसिडर नहीं करेंगे। प्लाज्मा जो है वो लिम्फ एंड ब्लड दोनों का ही एक कंपोनेंट है, तो यहाँ पर इसको कंसिडर नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक कंपोनेंट है ब्लड का भी और लिम्फ का भी। लिम्फ एक अलग फ्लूइड है जो बॉडी में सर्कुलेट होता है हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करने के लिए। तो ऑप्शन सी ही हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। अब किडनी से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया है बच्चों। उस किडनी के स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या थी? नेफ्रॉन, उसके साथ रिलेटेड क्वेश्चन है। कहते हैं विच पार्ट ऑफ नेफ्रॉन अलाउज सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन ऑफ यूजफुल सब्सटेंसेस लाइक ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सॉल्ट एंड वाटर इनटू द ब्लड कैपिलरीज। अब याद रखो कि अगर हम यहाँ पर नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर बनाएं ऐसे करके, तो आपको यहाँ से याद आएगा कि मैं क्या बनाने की कोशिश कर रही हूँ। ऐसे करके थोड़ा सही से नहीं बनेगा, बट याद करवाने के लिए काफ़ी रहेगा इतना स्ट्रक्चर, ठीक है। इरेज करें थोड़ा सा। अब देखो, जो ये स्ट्रक्चर था इसमें हम देखते थे कि जब बाहर से ब्लड एंटर होता था, यहाँ पर जो कैपिलरीज का टफ्ट था जिसको हम ग्लोमेरुलस बोलते थे, जब उसमें ब्लड एंटर होता था फिर वो एंटर कर जाता था किसमें?
इन ट्यूब्यूल्स में, और यही जो ट्यूब्यूल थी जो आगे की तरफ थी उसको हम पीसीटी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल बोलते थे, और जो पीछे की तरफ थी उसको हम डीसीटी बोलते थे, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। जो चीज़ें नहीं रिक्वायर्ड होंगी उनको क्या कर दिया जाएगा, आगे भेज दिया जाएगा कलेक्टिंग डक्ट के अंदर, जो फिर आगे यूरेटर में उसी वेस्ट को यूरिन की फॉर्म में डंप कर देंगी और बॉडी में से वो वेस्ट रिलीज हो जाएगा बाहर। अब जो ये पीसीटी एंड डीसीटी है या ये हैनले लूप है, ये क्या करती है, ये सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन करती है, क्योंकि ग्लूकोज है या अमीनो एसिड्स हैं वो हमें बनाने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है, तो उनको हम ऐसे ही बॉडी में से वेस्ट नहीं कर सकते, उनको हम दोबारा से रीएब्जॉर्ब करते हैं। तो यहाँ पर जो आंसर हमारा होगा वो क्या होगा, ट्यूब्यूल्स। ग्लोमेरुलस में तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होती है, वर्मिन कैप्सूल ग्लोमेरुलस को एनक्लोज करता है, वो उसका पार्ट है। यूरेटर के थ्रू यूरिन को यूरिनरी ब्लैडर में यूरेटर के थ्रू यूरिन को यूरिनरी ब्लैडर में डंप किया जाता है, तो ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन ए ही हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास फिर से एक्सक्रीटोरी सिस्टम के साथ रिलेटेड ही है। वेयर इज द डर्टी ब्लड इन आवर बॉडी फिल्टर्ड, कहते बताओ कि जो डर्टी ब्लड है वो बॉडी के अंदर कहाँ पर फिल्टर होता है। कुछ बच्चे इसका आंसर जो है वो हार्ट भी लगा सकते हैं, या कुछ बच्चे इसका आंसर लंग्स भी लगा सकते हैं। बच्चों को लगता है कि जब बॉडी के अंदर जो ब्लड है वो हार्ट में से लंग्स में जाता है तो वो फिल्टर हो जाता है, नहीं, वहाँ पर जस्ट उसकी ऑक्सीजनेशन होती है। अब बॉडी में से वेस्ट जो है ब्लड में से जब रिमूव होने होते हैं तो ब्लड को किडनीज की हेल्प लेनी पड़ती है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। यूरेटर तो सिर्फ जो वेस्ट किडनीज ने आफ्टर ब्लड की फिल्टरेशन रिलीज किया है उसको यूरिनरी ब्लैडर में डंप करता है, तो अब आंसर जो है वो क्या होगा, ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस सेशन इज द प्रोसीजर यूज्ड फॉर क्लीनिंग द ब्लड ऑफ पर्सन बाय सेपरेटिंग यूरिया फ्रॉम इट इज कॉल्ड। जब भी हम यूरिन को क्या करते हैं, फिल्टर करते हैं, मतलब उसमें से यूरिया को या नाइट्रोजन रिच वेस्ट को बॉडी में से बाहर निकालते हैं, तो कहते उसके लिए अगर किडनी काम ना करे तो उसके लिए जो ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर है वो हम कौन सा यूज कर सकते हैं। तो भाई बच्चों लास्ट ही लेक्चर में मैंने बताया था, तो इसका आंसर मैं नहीं बताने वाली, तो आपने वहां से चेक करके मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना है, ये आपका होमवर्क है। तो इसके साथ ही हमारा सेशन जो है वो कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एनर्जी बनाए रखिए और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर एग्जाम्स।